राजीव जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। ये क्या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है क्या? 80-20 की लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है क्या? विकास का मुद्दा, जनता का मुद्दा वो दूर है, पहले ये करने से ही लग रहा है आपको कि आप बिहार में कुछ डामाडोल स्थिति तो नहीं लग रही? देखिए, बिहार की तस्वीर तो बिल्कुल दूसरी है। दरअसल ये कूड़े में डालने वाले जो लोग हैं वो सत्ता में आएंगे तब तो कूड़े में डालेंगे। कूड़ेदान में डालने की हैसियत नहीं है। बिहार का जनादेश जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली सरकार फिर 225 सीटों के साथ बनने जा रही है। अब आलोक शर्मा जी, संविधान, जातिगत जनगणना, वक्फ, ये 3 ऐसे सवाल हैं जिस पर लगातार इनके भाषण हम सुनते रहते हैं। लेकिन न्यायपालिका का सवाल हो तो जस्टिस जगमोहन सिन्हा के फैसले को याद कर लीजिए, जब इंदिरा जी को उन्होंने अयोग्य ठहराया था रायबरेली के चुनाव के लिए और देश पर इमरजेंसी लादने का काम इंदिरा जी ने किया। और आपने न्यायपालिका और लोकतंत्र, भारत के संविधान, तीनों की निर्मम हत्या की। और इसके बाद जातिगत जनगणना, क्या मुद्दे लेकर आप आते हैं? जरा राजीव गांधी जी का पार्लियामेंट का भाषण तो सुन लीजिए। जीवन का सबसे लंबा भाषण, और मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जमकर जहर उन्होंने उगला। और उसके बाद आप बात करते हैं वक्फ के सवाल पर। अगर नीतीश कुमार जी ने इस बिल के समर्थन में अपना वोट किया है तो निसंदेह ये सेक्युलरिज्म की गारंटी है। कहीं भी कोई अन्याय मुसलमानों के साथ नहीं होने जा रहा है। ये कब्जाबाजों के लिए कठिनाई हो सकती है, लेकिन 85% पासमानदा मुसलमान बिहार में इस फैसले को सही मानते हैं और वही निर्णायक होंगे। और सबसे इतर कानून को लेकर के जो लोग ये बातें कहते हैं, राहुल जी हो या तेजस्वी यादव हो, अराजकतावादी नेताओं को जनता कतई पसंद नहीं करती है। ये जो कूड़ेदान में डाल देंगे, का जिक्र किया तो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कानून के पास होने के बाद बिहार में, देखिए सर, मेरा काउंटर है, आप ही से है सवाल सर। कानून के पास होने के बाद बिहार में पहला चुनावी देखिए टेस्ट होने वाला है, लेकिन सर सवाल बहुत गहरा है। मुसलमानों को लेकर विपक्ष जो नैरेटिव बनाता है उसे आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमान समाज आपको 2010 में 21% वोट देता है, 20 में वो घटकर 5% रह जाता है, 10 में जेडीयू के 7 मुसलमान विधायक बने, लेकिन 2020 में एक भी नहीं बन पाया। क्या वजह है कि मुसलमान समर्थन नहीं कर रहे हैं जेडीयू के? आप कह रहे हैं ना वो उनको भरोसा है, आप भरोसे में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट क्यों नहीं मिल रहा सर? देखिए, बहुत सारे फैसले केवल वोट की सियासत से अगर होते तो अगर 2020 में हमारे 11 उम्मीदवार चुनाव हारे, इसके बावजूद चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, बोर्ड कॉरपोरेशन हो, मुसलमानों की नुमाइंदगी को लेकर के नीतीश कुमार जी अपने पद से विचलित नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के लिए उन्होंने देश में जितना काम किया है, शायद कांग्रेस और जो भी यहाँ राष्ट्रीय जनता दल या इनके समर्थक दलों की, इनके शासनकाल की जो सरकारें रही हैं वो काम नहीं कर पाई। आज जितनी भी बातें ये कर ले, और अभी आलोक शर्मा को मैं सुन रहा था, बिहार के विकास पर सवाल खड़े करने वाले लोग, आप लगातार जनादेश में पटखनी खा रहे हैं। लगातार 2005 के बाद से आपकी कवायद जो भी रही है बिहार में, किसी तरीके से सत्ता मिल जाए, सर विकास का जिक्र छिड़ गया है तो विकास की जो तस्वीरें हैं बिहार से जो आ रही हैं वो तस्वीरें भी मैं सर सामने रख दूं। सर ये बिहार के विकास की गाथा सामने ही है सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ ये देखिए रोड पूरी बन जाती है लेकिन पेड़ लगा है, कह रहे हैं वन विभाग से परमिशन ही नहीं मिली पेड़ काटने की, पता नहीं क्या हुआ लेकिन सड़क बन गई। सर 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सर, तस्वीरें अगर टीवी स्क्रीन पर आपकी चल रही हो नहीं चल रही तो मैं बता दूं कितने पुल हैं सर हाल फिलहाल बह जाते हैं, गिर जा, करोड़ों रुपए चले जाते हैं सर। सर ये कैसा विकास चल रहा है विकास बिहार में? और शायद इसी विकास के चलते आप बता ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है क्या? नहीं, बिहार में हम तो विकास पर ही चुनाव लड़ेंगे, हमारी खुली चुनौती है। इन 20 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए, आपने एक सड़क दिखाई, बिहार में जो फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज और जो नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, स्टेट के राज्य के मुख्यालय से जिलों के मुख्यालय तक की जो सड़कें हैं और जो गांव तक पहुंची हुई सड़कें हैं, जो बिजली की उपलब्धता है, जो एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कमजोर तबके के लोगों का, जिस तरह से गरीबी के आंकड़े वर्ल्ड बैंक के
आंकड़ों के आधार पर भी 7% से ज्यादा विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो एक और आंकड़ा मैं रख दूं कि बिहार में 2014 से 2023 के बीच 349 कारखाने बंद हो गए। सर आप कह रहे हैं ना आपने केवल एक सड़क दिखाई, तो मैं जरा और बता दे रही हूं क्योंकि सर लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 से 2023 के बीच 349 कारखाने बंद हुए। बिहार में 33.76% लोग गरीब हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। सर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपए है, जबकि देश के प्रति व्यक्ति की आय करीब आप लगा लीजिए तो 2,30,000 के करीब। वहीं 20 साल से आपकी सरकार है, इस मुद्दे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। 2 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस नमाजवाद, समाजवाद, शरीयत इस पर चल रहा है। सर कीजिए ना कि भाई कितना विकास कर दिया आपने, इस पर कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, आपको पता नहीं कैसे जानकारी है। रेगुलर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा कर रहे हैं। आपके चैनल के भी लोग उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ रहे हैं। लगातार जो बिहार का जो बदलाव है, जिसको लोगों ने देखा है 2005 के बाद, जो विरासत में खाली खजाना और बदहाल बिहार मिला था, वहां से बिहार की ये छलांग है। सर ये कैसा विकास बता रहे हैं? और जहां बिहार में 33.76% लोग गरीब हैं, देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। सर इसी को हम विकास का पैमाना माने क्या? फिर तो विकास ही नहीं होना चाहिए भैया देश का। आप बिहार, आपके सवाल का जवाब इसलिए कि आप एक ऐसे मोड़ पर आई हैं जब आपका शो कंक्लूड होने वाला है, और मैं पूरी बहस के लिए तैयार हूं कि 14% से ज्यादा जिस राज्य का ग्रोथ रेट हो, जिसने अपना ग्रोथ रेट पिछले 20 वर्षों में 1.5 दर्जन बार 10% से ऊपर का रखा हो, उस राज्य लेकिन ये ना जनता को समझाना है सर, जनता को समझाना से उसको ऊपर आने का मौका मिला। क्या ये जनता को समझा पाएंगे? ये मेरा जवाब आपको इस पे होगा। समझा रहे हैं। और लेकिन मेरा एक सवाल भी है इस पे आरजेडी से, नवल किशोर जी, हमारी कोशिशों को ठीक है सराहती है और इसीलिए देखना होगा सर जनता आपको चुनती है, क्या करती है वो तो समय बताएगा। लेकिन नवल किशोर जी इसका जवाब आप देना चाह रहे हैं वो तो दीजिएगा ही, लेकिन मेरा एक सवाल भी जल्दी से इसमें ले लीजिए। आप ये कहते हैं कि आप मुसलमानों के तैशी हैं, 18% है बिहार में मुसलमान। 2020 में टिकट देने का जब नंबर आता है तो सिर्फ आप 18 देते हैं, और यादव 14% और टिकट देते हैं आप 58। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 48 यादवों को टिकट दिया और इसकी तुलना में 16 मुसलमानों को आपने उतारा। तो मुसलमानों को आप उनका हक तो दे नहीं रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं केवल। नहीं, आप अगर पूरे पार्टी के अवसर को देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा संगठन में जगह है, तब आप तय कीजिएगा। केवल अगर उस तरह की बात करनी है तो भाजपा ने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पूछा विधानसभा हो या लोकसभा हो, फिर कौन होते हैं वो कानून बनाने वाले? हम तो कौन नहीं, वो हिंदू बताइए, तब तो संविधान विरोधी है। ये संविधान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहेंगे, तो आप 15% जनता को 20 करोड़ नागरिक को और हिस्सेदारी मत दीजिए। ये तो बिल्कुल ही संविधान विरोधी लोग वोट लीजिए और हिस्सेदारी नहीं दीजिए। आप देखिए, और इसीलिए बिहार के पासमानदा हिस्सेदारी की आप बात कीजिएगा। एक एक करके हमने नौकरी का जो ठीक है, इनको चुप करें राजीव जी, एक एक करके, समय क्योंकि कम है। हाँ पिताजी, जल्दी से। बस मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि पिछले 20 साल में 17 साल जो सरकार काम नहीं कर पाई, वो नौकरी नहीं दे पाई। तेजस्वी जी जब बोल रहे थे 2020 में, तो यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कहां से नौकरी आएगा। जब साथ आए तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया। ये छुपी हुई बात है क्या? ये बिहार के विकास के में एक अगला कदम हुआ कि नहीं? जो राज्यकर्मी का दर्जा मिला 4.5 लाख शिक्षकों को, वो कौन कहता? आज आप बताइए एक सेकंड राजीव जी, दोनों लोग रुक जाइए। नवल किशोर जी, क्योंकि इस पर सवाल ये भी था कि अब तो देखिए 5 सीटें जो है वो ले आई थी पिछली बार AIM, है ना, और अब तो साथ लड़ने की बात हो रही है। प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं, वो कह रहे हैं 40 मुसलमान कैंडिडेट उतार देंगे। तो आपका ही जो वोट बैंक है उसमें बहुत सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, कैसे फिर मामला सेट हो पाएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों को सेंध लगाने का कोशिश तो पूरा भारत सरकार कर रही है। 2015 में मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 40 रैलियां की, तीसरे स्थान पे गए। 2020 में लगातार गाली देते रहे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी, जंगल राज कहते रहे, नंबर 1 की पार्टी बनकर आए सामने। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो हमने काम किया है, सामाजिक विकास किया है 15 साल में। और आलोक शर्मा, जब एक कंक्लूडिंग रिमार्क भी मुझे जल्दी से लेना है, ठीक है नवल जी, समय थोड़ा कम है। आलोक जी आपसे, फिर सुधांशु जी आपसे। आलोक जी।
देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं ये चर्चा में आने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो वहां पर कर रहा है वो भी उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जी। आज मुल्ला और गैर गैर मुल्ला के शब्दों का इस्तेमाल करके आज तक पे हम जनता को भ्रमित करें, वो ठीक नहीं। पलटू राम की सरकार में ही सोशल इंडिकेटर्स सारे नेगेटिव हैं। कितने पुल बह गए, मेरे दोनों भाइयों को पता ही नहीं होंगे। 66,000 भी पर कैपिटा इनकम इसलिए है कि 5 किलो जो राशन है ठीक है। उसकी कीमत भी उसके अंदर जोड़ दी जाती है। मॉल न्यूट्रिशन हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, एनीमिक ठीक है हो, सर। आप किसी चीज में देख ठीक है लीजिए, सर। बिहार आज भी ठीक है सर, 65 मुझे एक रिमार्क सबसे लेना होगा, इसलिए आलोक जी अब सुधांशु जी का टर्न, क्योंकि समय उतना नहीं है। सुधांशु जी। इतनी विकास की बातें करने वाले ये लोग मगर कार्यक्रम कौन सा करते हैं अर्पिता जी? इमारते शरिया, उसमें जाके भाषण देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण का। और जब भारत भाजपा के विरोध की बात आती, कभी ये नहीं कहते हम भाजपा से बेहतर विकास देंगे, भाजपा से बेहतर वो नौकरी देंगे, भाजपा से बेहतर वो देंगे। ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष शक्तियां एक हो जाओ। आलोक शर्मा जी महंगाई बोले थे, चैलेंज करके पूछता, बताओ महंगाई दर कितनी है इस समय? बताओ भाई, आलोक शर्मा जी बताइए महंगाई दर कितनी है, बोलिए। देखिए, महंगाई दर क्या आपने 2012 में जो बेस इस समय महंगाई की दर 3.3% है, जो जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। अगर भारत ने जो विकास किया है 5 साल में, हमने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चर बने, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 के देश बने, G20 में हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। और इनके जमाने में भयंकर महंगाई, एकदम बेरोजगारी, और भाई साहब 10% से ऊपर की महंगाई की दर आपके दौरे हुकूमत में रही है, हमारे में कभी नहीं रही है। विकास की दर आपके दौर में कम रही। और लास्ट में मैं कहूंगा जो विषय था अर्पिता जी, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड होता हो, और एक मुस्लिम देश बताइए जहां वक्फ औलाद और वक्फ यूजर होता हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, उसके बाद बताइएगा, तब समझ में आएगा कि अरब और ईरान से बड़ा अपने को मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए समय इतनी की इजाजत देता, लेकिन देखिए चुनाव है और ऐसे में हर कुछ यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर आपको जाति दिख जाएगी, यहाँ धर्म दिख जाएगा, लेकिन विकास का एक एजेंडा ऐसा है जो पीछे रह जाता है। ऐसे में आपको और हमें सोचना है कि हम क्या विकास के नाम पर वोट करते हैं या जाति में उलझे रह जाते हैं और धर्म में उलझे रह जाते हैं। ये आपको और हमें सोचना है। जिस दिन हम बदल जाएंगे, हो सकता है राजनीतिक दल के जो चर्चे के टॉपिक हैं, जो विषय जिस पर हम चर्चा करें, वो सब बदल जाएगा।